कि इनका ये रानी लक्ष्मी आरती उतार के इनका स्वागत करें। आरती उतारिए। आरती उतारिए। नहीं आरती उतारिए। नहीं आप सहायता आप कर रहे हैं। नहीं आप आपकी आरती नहीं आप रानी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं आप पहनाइए इनको माला पहनाइए। देखिए इनको माला पहनाइए आप। नहीं आप मेरा हाथ में पकड़िए। नहीं मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। पूरे प्रदेशवासी जो आप इसके माध्यम से देख रहे हैं, केवल कानून की किताब में सीआरपीसी में लिखा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए। लेकिन थाना की पुलिस है, महिला से एड़ी रगड़वाने के बाद 26 दिन बाद मामला कायम होता है। और दूसरी बात, 408 के अपराधी को 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि मामला की विवेचना करनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब 26 दिन तक विवेचना की गई तो आदरणीय ने कैसे विवेचना की, क्यों रात को 26 दिन विवेचना किए और उसके बाद भूल गए। नहीं ये गलत बात है। ये गलत बात है। नहीं ये गलत बात है। महिला के साथ महिला के साथ इस क्या घटना हुई थी आपकी बहन के साथ और अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? हमारी सिस्टर है 8 तारीख को गायब हुई थी नेशनल हॉस्पिटल से, जबकि 10 दिन बाद नेशनल वालों ने जानकारी दी कि आपकी बहन नहीं आ रही है। हम लोगों ने रिश्तेदारी में जानकारी की, नहीं कुछ पता चला। 1 तारीख को थाने में तहरीर दी हम लोगों ने, जिसमें 3 तारीख को गुमशुदगी का मुकदमा लिखा और 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी माँ जाती थी थाने, उनको भगा दिया जाता था कि अगर आप बार बार यहाँ आएंगी तो आपके पति को, आपके बेटे को भी बंद कर देंगे, और अगर आपकी बेटी जीवित होती तो मिल जाती अब तक। तो कोई जानकारी नहीं हुई। हालांकि इनको लाश जो है 2.5 महीने पहले मिल गई थी। ढूंढते ढूंढते इनको इतना समय हो गया, और जिसके खिलाफ हम लोगों ने सबसे पहले मुकदमा लिखवाया था, जो इस मामले में शामिल है, उसको पुलिस नहीं उठा रही है। बिल्कुल उसको पूरी तरीके से बचा रही है। किन लोगों ने हत्या की आपकी सिस्टर की? इसमें हत्या में एक मनोज है। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, मैं त्यागी अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे दरोगा की है जो 50 साल का दरोगा परंतु अपनी से आधी उम्र की लड़की से इश्क करता है। ये इश्कबाज दरोगा 3 बच्चों का बाप है, शादीशुदा है, तो फिर भी ये इश्कबाज दरोगा अपनी आशिकी से बाज नहीं आता। क्या क्या गुल खिलाता है कहानी में हम आगे जानेंगे, परंतु उससे पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। और ये वीडियो मैं आप सबको जागरूक और सचेत करने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि न जाने किस रूप में, किस स्वरूप में गिद्ध चील हमारे आसपास होते हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं, आपको वीडियो में जानने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। और ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज 1-1 मिनट की वीडियो मत देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप बहन या बेटी वाले हैं, अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं, अगर आप युवा हैं, अगर आप बेटी हैं, अगर आप बेटा हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आप भाई हैं, अगर आप बहन हैं, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिला हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को से आप सभी को जानने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा भी है, कोई किसी सरकारी जॉब पर भी है, कोई किसी जिम्मेदार पद पर भी है, तो जरूरी नहीं कि वह एक अच्छा इंसान हो। जो ये दरोगा की कहानी है, ये दरोगा या पुलिस जो वो रक्षक होती है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो रक्षा और सुरक्षा कौन करेगा, कैसे होगी? तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके अपने कंधों पर है, इसके भरोसे नहीं रहिएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए, आज के गांव के क्षेत्र तक भी ये वीडियो चली जाए। मेरा नाम निशा है, मेरे पति का नाम शिव कुमार है। वो एक सिपाही हैं। वर्तमान समय में वो रिजर्व पुलिस लाइन में ही ड्यूटी कर रहे हैं। आज 2.5 महीने से वो घर नहीं आ रहे हैं। ना तो वो रूम का किराया, ना घर का खर्चा, ना हमारी 6 महीने की बेटी है, ना बेटी का खर्चा, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और दूध तक उन्होंने बंद कर दिया है। मेरे पति अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो वो ज़बरदस्ती करते हैं। मेरे पति का कई औरतों के साथ अवैध संबंध है, जिसका साक्ष्य मेरे पास रखा हुआ है। मैंने 7-8 एप्लीकेशनें दी, लेकिन मेरी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पति का कहना है कि मैं विभाग में हूँ तो मेरी ही सुनवाई होगी, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम चाहे जितनी एप्लीकेशनें डाल दो।
मैंने इतनी एप्लीकेशनें डाली लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों के पास जाते हैं तो उसके बाद वो सुन लेते हैं, उसके बाद उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। यदि मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई या कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम और मेरी बच्ची आत्महत्या कर लेंगे, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे पति शिव कुमार होंगे और उनका परिवार होगा। 50 साल का दरोगा मनोज कुमार यूपी के एटा में आरा थाना क्षेत्र में तैनात था। अब से लगभग 3 साल की पहले की बात है और उसी दौरान वह और बर्रा क्षेत्र में ही एक प्राइवेट नेशनल हॉस्पिटल था जहां पर एक नर्स काम किया करती थी, शालिनी तिवारी। दरोगा और शालिनी एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, गहरी दोस्ती हो जाती है। गहरी दोस्ती कैसे हुई कि एक दिन की बात है कि कोई एक्सीडेंट हुआ था वहां सड़क पर और पीसीआर को कॉल आती है, एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दी जाती है तो मनोज कुमार वहां पर जाता है और क्योंकि ये पीसीआर की सर्विस में था, मनोज कुमार जाता है तो ये उस पीड़ित लड़की को जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराता है, उसके बाद अपने घर पर जाता है। तो लड़की के साथ ही उसकी एक सहेली थी, लड़की के साथ उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था शालिनी तिवारी। वो नर्स थी नेशनल हॉस्पिटल में। इसी दौरान दरोगा होता है और शालिनी होती है, वे नजदीक आ जाते हैं और दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। इस प्रकार दोनों में दोस्ती हुई, लेकिन बात लेकिन इसके बाद दोनों में दोस्ती जारी रही। शालिनी को नहीं पता था कि मनोज कुमार शादीशुदा है, वह 3 बच्चों का बाप है। जब गहरी दोस्ती हुई तो शालिनी मनोज के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन मनोज उससे छुटकारा पाने की योजना सोचने लगा। 8 फरवरी 2024 की है जब शालिनी के पिता राम प्रसाद तिवारी पुलिस थाने में जाते हैं और बोलते हैं कि साहब मेरी बेटी का कोई फोन नहीं आ रहा है। वह दूसरे तीसरे दिन फोन किया करती थी, लेकिन अब 2-3 दिन हो गए हैं वह फोन नहीं कर रही और ना ही हमारा फोन उसको लग रहा है। पुलिस बोलती है कि ठीक है, आप भी प्रयास करो उसको ढूंढने का, उसके बारे में जानकारी करने का, और हम भी प्रयास करेंगे। राम प्रसाद तिवारी अपने घर आ जाता है अपनी पत्नी संगीता और बेटे अमित के साथ। उधर पुलिस भी इस बात को टाल मटोल करके गोलमोल घुमा देती है, यानी कि कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जाती, लापरवाही की जाती है। राम प्रसाद 2-3 दिन के बाद फिर से पुलिस थाने में जाता है तो पुलिस उसे फिर से टरका देती है परिवार को और फिर बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, तलाश जारी है। परिवार फिर अपने घर पे आ जाता है। तो यानी कि ये सिलसिला चला रहता है 10 दिन तक, 15-20 दिन तक। ये सिलसिला 15-20 दिन तक चलता रहता है। आखिर में बहुत परेशान होकर राम प्रसाद तिवारी बड़े अधिकारियों के पास जाता है, आईजी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि साहब मेरी बेटी नहीं मिल रही है। 8 फरवरी को उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही है 8 फरवरी से, और पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। ना तो हमारा फोन उसको लग रहा है और ना ही उसका फोन हमें आया है। हमें नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है। हमने थाने में भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन पुलिस लापरवाही कर रही है, हमारी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं करे, हमारी बेटी की तलाश नहीं कर रही है। अब बड़े अधिकारियों में जब ये शिकायत होती है तो थाने के कर्मी होते हैं, जो थाने के पुलिस कर्मचारी होते हैं, वह उनमें हड़कंप मच जाता है और जो थाना प्रभारी होते हैं उसकी नींद खुल जाती है और वह तफ्तीश के लिए कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, रिपोर्ट भी दर्ज कर लेते हैं आईजी के कहने से। आप सोचते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पता करें कि शालिनी गई तो गई कहाँ। शालिनी तिवारी जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहां पर भी उन्होंने पता किया। वैसे तो हॉस्पिटल ने भी लापरवाही की इस मामले में, क्योंकि 8 फरवरी को लापता हुई शालिनी 18 फरवरी को 10 दिन के बाद 18 फरवरी 2024 को हॉस्पिटल परिजनों को सूचना देता है कि शालिनी गायब है। अब परिवार विचलित हो जाता है। पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करना और घर वालों से पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि शालिनी के पास 2 मोबाइल नंबर थे। पुलिस दोनों मोबाइल नंबर की जो सीडीआर है वह निकलवाती है और भी वह कॉल किया करती थी, मैसेज किया करती थी या सोशल अकाउंट थे उसके, उन सब की बारीकी से जांच करती है और किसी भी छोटे से छोटी जानकारी को भी वह इकट्ठा करना शुरू कर देती है। किसको चैट किए, किसको मैसेज किए, किसके मैसेज आए, किसके ज्यादा टच में थी, ये सारी जानकारी पुलिस इकट्ठा करती है और पता चलता है कि एक नंबर है जो मनोज कुमार का नंबर है और उसके साथ शालिनी की काफी बातें होती थी और उसके साथ वह एटा में गई। पुलिस मनोज तक पहुंचती है और मनोज से पूछताछ करती है तो मनोज सिरे से नकार देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जब अपने तरीके पुलिस या दिमाग का इस्तेमाल किया तो उसने पाया कि जो मनोज है, जब शालिनी से वह बात करता था 8 फरवरी से पहले उसकी बातें हो रही हैं, चैट हो रही है, मैसेज हो रहे हैं, व्हाट्सएप हो रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी के बाद मनोज ने कोई भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, चैट शालिनी को नहीं किया। इसका कारण क्या है? जब पुलिस ने ये कारण जानने का
प्रयास किया तो उसने मनोज को उठा लिया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मनोज ने पुलिस वालों को गुमराह करने का प्रयास किया, परंतु आखिर में पुलिस ने जब अपने पुलिस अंदाज में पूछा तो 50 वर्षीय अधेड़ दरोगा तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा। उसने बताया कि 8 फरवरी को वह शालिनी को लेकर एटा गया था। अयोध्या घूमने के बहाने उसने शालिनी को अपने साथ लिया था और साथ में लिया था राहुल को, जो कि मनोज कुमार के साडू का लड़का है और वह भीमसेन राम सिंह का पूर्वा का निवासी है। उसको लेकर वह शालिनी के साथ एटा गया। वहां पर उसकी पीछे से गला दबाकर हत्या कर दी। उसे फिर एक सूखे हुए कुएं में फेंक दिया। कुआं लगभग 50-60 फीट के गहरा था। वहां पर फेंक दिया, ईंट से उसका मुंह कुचला। अब पुलिस उस थाने में जाती है जहां पर उन्होंने उस शव को फेंका था शालिनी के। यहाँ पर पता चलता है कि जब उस थाने में पुलिस जाकर मिलती है और उस शव के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है कि 18 फरवरी 2024 को पीसीआर पर एक कॉल आई थी, जिसमें कुछ लोगों ने कॉल करके कहा था कि इंटर कॉलेज के पास में कुएं के पास से बहुत ज्यादा बदबू आ रही, इतनी दुर्गंध है कि सहन करना मुश्किल हो रहा है। तब एसएचओ राजकुमार वहां पर जाते हैं अपनी टीम के साथ और उसकी शिनाख्त करने का प्रयास करते हैं। पता नहीं चल पाता कौन है, किसका शव है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट आसपास में पुलिस में चौकी में या पुलिस थाने में दर्ज नहीं थी। इसलिए उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बिस्रा को सुरक्षित रख लिया जाता है। 72 घंटे तक पुलिस इंतजार करती है कि कहीं से कोई रिपोर्ट आएगी, कोई शिकायत आएगी गुमशुदगी की और उससे शिनाख्त करवा के उसको शव सौंप दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कोई भी शिकायत, कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और पुलिस ने 72 घंटे के बाद शव का अंतिम संस्कार लावारिस में कर दिया। दरोगा मनोज ने बताया कि शालिनी की हत्या गमछे से गला घोट कर की गई थी। उसके बाद फिर अयोध्या गए, राहुल और मनोज अयोध्या गए। वहां पर जो शालिनी के मोबाइल थे उनको एक जगह फेंका और उसके सिम को दूसरी जगह फेंका, ताकि ऐसा लगे कि अयोध्या घूमने गए हैं, शालिनी है वह अयोध्या घूमने गई है और वहीं से कहीं वह लापता हो गई, गायब हो गई। पुलिसिया दिमाग बहुत चलाया कातिल दरोगा ने, मनोज कुमार ने, तो सारी चालाकी मक्कारी धूर्ता धरी की धरी रह गई। जब पुलिस ने उसके ऊपर डंडा बरसाया और उसके ऊपर उसको रिमांड में लेकर जब उससे उसका हालचाल पूछा, उसका गुनाह पूछा, तोते की तरह सब कुछ बोलकर बता दिया। और 3 बच्चों का बाप, एक शादीशुदा अधेड़ दरोगा, सलाखों के पीछे उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या सजा मिलेगी, अदालत जब सजा सुनाएगी, जो भी अपडेट होगा आप सबके साथ जरूर साझा करूंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीसीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि 50 वर्षीय दरोगा मनोज कुमार शादीशुदा है, 3 बच्चों का पिता है और वह गजोली ओपलोक टोपे नगर में रहने वाला है। उसकी जान पहचान 3 साल के पहले वह बर्रा में पोस्टिंग थी उसकी, बर्रा में नेशनल हॉस्पिटल में वर्किंग नर्स तिवारी से उसकी नजदीकियां बढ़ जाते हैं, गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद उन दोनों में अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। उन्होंने तो ये तक का भी बताया कि दरोगा मनोज की पत्नी को ये सब इसके बारे में जानकारी थी। जब शालिनी ने दरोगा के ऊपर शादी का दबाव बनाया तो मनोज कुमार उससे पीछा छुड़ाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगा और उसने अपनी योजना में राहुल को शामिल किया। राहुल मनोज कुमार के साडू का लड़का है, जो कि भीमसेन राम सिंह पूर्वा का रहने वाला है। पुलिस ने राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया है और मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अब जेल में डाल दिया है। अदालत क्या सजा सुनाती है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप सभी से निवेदन करती हुई चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आप किस टॉपिक के ऊपर कहानी सुनना चाहते हैं वह जरूर बताइएगा। और आपने कहां से वीडियो देखी प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि आप मेरे फैमिली के मेंबर हैं। आपसे यही कहूंगी कि आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। वो आपको प्रेम दिखाते हैं, जो आपके ऊपर प्रेम बरसाते हैं, क्या ये वास्तव में प्रेम है? क्या अपने घर वालों से, माता पिता से ज्यादा प्रेम कोई अनजान व्यक्ति कर सकता है? नहीं, ये उनका अपना स्वार्थ होता है। आपको कोई प्रेम नहीं करता, ये सच्चाई जान लीजिए। आपको सुरक्षित रहना है तो ये सच्चाई जान लीजिए, कोई आपको प्रेम नहीं करता। अपने स्वार्थ के लिए आपको अपने साथ लेते हैं, समझ रहे ना? हर एक बहन से, हर एक बेटी से मैं कहना चाहती हूँ, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। और हर एक बेटे से, हर एक भाई से कहना चाहती हूँ, सम्मान कीजिए तो आपकी इज्जत बनी रहेगी, आपका जीवन बना रहेगा। लाखों में जीवन बिताने से अच्छा है उसे गौरव से जीना सीखिए, उसकी
इस जीवन की गरिमा को बना के रखिए। पुनः आपसे निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। नमस्कार, थैंक यू।